ठाकुर रामलाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 तारीख को जो 2021 और 22 का जो बजट अनुमान इस माननीय सदन में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए और उसमें जो चर्चा हो रही है, मैं उस चर्चा में अपने आप को शामिल करता हूं। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आगामी वर्ष का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें 50,192 रुपये का ये बजट है और राजस्व प्राप्तियां जो है वो 37,028 करोड़ की है अनुमानित। कुल राजस्व व्यय जो है वो 38,491 करोड़ रुपए का है और कुल जो राजकोषीय जो घाटा है वो 7,789 करोड़ का अनुमानित है और जो कि घरेलू उत्पाद का 4.52% जो है वो बनता है। अध्यक्ष महोदय, ये जो यहाँ पे तुलनात्मक तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो 1971 और 72 में जो प्रदेश का जो बजट था, बजट अनुमान थे 80.15 करोड़ रुपए के, उसकी तुलना जो है वो, और मैं कहना चाहूँगा कि उसको यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कि इतने वर्षों में हमने 50,192 करोड़ रुपए का बजट अनुमान जो है वो इस माननीय सदन में प्रस्तुत किए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहूँगा कि जब से हमने प्रजातंत्र में कदम रखा, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इस भारतवर्ष में आगे बढ़ने का प्रयास हुआ, तो उसमें अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश और ये जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं अध्यक्ष महोदय, उनको आगे बढ़ने का प्रजातंत्र में मौका मिला। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी शुरुआत जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुरी से शुरू हुई और उसके बाद अध्यक्ष महोदय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब पहले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बने थे, जिनको आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश के निर्माता के नाम से संबोधित किया जाता है, आज मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब हमने प्रजातंत्र में आगे बढ़ना शुरू किया तो अध्यक्ष महोदय समय ऐसा था कि सर छुपाने को झोंपड़ी नहीं थी, पेट भर खाने को रोटी नहीं थी और तन ढांपने को कपड़ा नहीं था। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा ये जो सफ़र है वो बड़ा कठिन, मैं करूँगा झाड़ झंखाड़ों में से होता हुआ आज ऐसा लगता है कि जो हमारे से जो बड़े हैं उम्र में, उनको मालूम है कि हमने कहाँ से चलना शुरू किया था। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि समय ऐसा था कि हिमाचल प्रदेश हिम वन के नाम से जाना जाता था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास उस समय हिम वन एक एम्बेसडर कार हुआ करती थी और 5 जो थी वो वैन्स होती थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 4-5 मंत्री होते थे, जीएडी के पास यही काफिला होता था। और उस समय जो मंत्री जो बड़े परिवार वाले थे तो वो वैन में जाना शुरू जो थे वो पसंद करते थे, क्योंकि उनका परिवार में बच्चे जो है वो परिवार थोड़ा बड़ा था। अध्यक्ष महोदय, उससे आगे बढ़ते बढ़ते मैं ये कहना चाहूँगा, हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का जब योजना का आकार, जो पहली योजना हिमाचल प्रदेश की बनी, अध्यक्ष महोदय, इट वाज लेस देन 1 करोड़ रुपीस एनुअल। आज तुलना करें तो 1 करोड़ रुपए पंचायत में भी ऐसा लगता है कि ये कम पैसा है, लेकिन उस समय प्रदेश की अगर मान लो माली हालत देखी जाए, हमने प्रजातंत्र में कदम रखा था
स्वतंत्रता सेनानियों के मैं कहूँगा कि बलिदान की वजह से हमने जब आगे बढ़ना शुरू किया, अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश का जो योजना का आकार था, इट वाज लेस देन 1 करोड़ रुपीस। हमने यहाँ से चलना शुरू किया और अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश का जो इनकम होती थी वो ज़्यादातर फॉरेस्ट से होती थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हिमाचल प्रदेश के लिए पहले नंबर पे ये डिपार्टमेंट माना जाता था, क्योंकि जंगलों का दोहन करके वहाँ से लकड़ियाँ काट के मार्केट में जाती थी, पैसा ठीक मिलता था। नदियाँ थी, कोई प्रोजेक्ट नहीं थे, नदियों में घाड़ के माध्यम से ये जो लकड़ी थी ये बिलासपुर और दूसरे एरिया में पठानकोट तक जो है ना पहुँचाई जाती थी, और ये हमारा इनकम का आधार होता था, अध्यक्ष महोदय। और इससे मैं कहना चाहूँगा कि मैं ये भी आपसे बताना चाहूँगा कि हमारे हिमाचल प्रदेश में कोदरा और मक्की के अलावा और कोई खाने को नहीं होता था। कोदरा तो लोग भूल ही गए अब कि कोदरा भी कुछ होता है, लेकिन उस समय कोदरा और मक्की हमारी जो थी वो जीवन को व्यापन करने के लिए जो है वो फसलें होती थी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले कहा कि मुझसे बड़े जो उम्र में हैं उन्होंने ये देखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका के पास जाके वहाँ से गेहूं लाया करते थे, क्योंकि कभी सूखा पड़ता था, कभी अकाल पड़ता था, पेट भर खाने को हिंदुस्तान में रोटी नहीं थी, और सोसाइटियों के माध्यम से 2-2 किलो 3-3 किलो अनाज जो था वो लोगों को प्रति मास जो है वो ये अनाज जो है वो दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, ये सेब राज्य बाद में बना, ये फल राज्य बाद में बना। उस समय जो न सड़कें थी अध्यक्ष महोदय, उस समय न पीने का पानी था। यहाँ पे महेंद्र सिंह जी नहीं बैठे हैं, लेकिन मैं इनसे कहना चाहूँगा कि उस समय JGM भी नहीं था। हम सूढ़ों का पानी पीते थे। पोर्टेबल वाटर की जो है वो कोई तुलना, और मैं कहूँगा कि कोई स्कोप भी नहीं था। पोर्टेबल वाटर के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। हमने जुगनू की रोशनी से शुरू किया। अध्यक्ष महोदय, 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के लिए हिमाचल प्रदेश में सर्वे करवाया गया, और 20,000 जो है वो बिजली पैदा होगी मेगावाट। हमने उसमें आगे बढ़ना शुरू किया, और जुगनू की रोशनी से चलते चलते अध्यक्ष महोदय आज हम सरप्लस स्टेट इन पावर हुए हैं, और आज जो है वो 22-24 हज़ार से ज़्यादा मेगावाट बिजली का दोहन हिमाचल प्रदेश ने किया है, जिसको हम सेंट्रल ग्रिड में डाल के बाकी राज्यों को, बाकी जगहों को जो है वो उस बिजली को हम जो है वो यहाँ से सप्लाई करते हैं। ऐसे में कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सेवाएं नाम मात्र की थी। शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर प्राइमरी स्कूल होते थे। राजाओं ने कहीं कहीं पे मिडिल स्कूल, और मैं कहूँगा 1-2 जगह पे डिग्री कॉलेज, मंडी जैसी जगह पे डिग्री कॉलेज होता था। और जो साधन संपन्न लोग होते थे, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में भी लोग कहते थे कि फला आदमी जो था वो लाहौर से पढ़ के आया था। माननीय खाची साहब जब यहाँ पे इस माननीय सदन के सदस्य होते थे, उसमें भी ये चर्चा होती थी कि माननीय खाची साहब जो हैं वो लाहौर से पढ़े हुए हैं। ऐसे ही छुटपुट और जगह से भी मिलते थे अध्यक्ष महोदय। आज हिमाचल प्रदेश ने एक ऐसी करवट बदली और हमने आगे बढ़ना शुरू किया, सर्वांगीण विकास से हमने आगे बढ़ना शुरू किया। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे डिग्री कॉलेज खुले, हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुले, हमारे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल खुले, जिसका कारण ये हुआ अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में हमारी तुलना जो है वो केरला से होती है। केरला में मिशनरीज ने शिक्षा के ऊपर काम किया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सरकारी दायरे में मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा को हम आज यहाँ तक लेके आए हैं कि केरला में जो है वो जो शिक्षा है, कभी केरला हमारे से आगे होता है और कभी हिमाचल प्रदेश आगे होता है। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करनी हो अध्यक्ष महोदय, ज़्यादातर जो है वो राजाओं के समय में आयुर्वेदा डिस्पेंसरियाँ होती थी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और ये जो मैं कहना चाहूँगा संस्थान जो थे ये बहुत कम हुआ करते थे। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इन सारी परिस्थितियों में अगर हम आज देखें तो आज अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश जो राज्य है, पहले हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए
मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पंजाब के जो इलाके थे उनको हिमाचल प्रदेश में शामिल किया और 1971 मैं कहूँगा 25 जनवरी को हम नहीं भुला सकते, जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारतवर्ष की प्रधानमंत्री थी, वो शिमला में आई और हिमाचल प्रदेश भारतवर्ष का 18वां गणराज्य जो राज्य था वो घोषित हुआ और उसके बाद हमने आगे बढ़ना शुरू किया। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह सकता हूँ कि आज की तारीख में जो हमारे जो साथी हैं उनको थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि ये भी ध्यान करना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश जैसा जो राज्य बना और वो उसमें मैं कहना चाहूँगा कि जब ये जो हमारे पंजाब में एरियाज होते थे उनके जो है कुछ नेता, कुछ हिमाचल प्रदेश के पुराने जनसंघ के नेता, एक मेरे बिलासपुर से भी होते थे, ये कहते थे कि हमारे को पूर्ण राज्य नहीं चाहिए, ये पंजाब की वकालत करते थे, कहते थे महापंजाब होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश नहीं होना चाहिए। कारण ये था अध्यक्ष महोदय, उस समय पंजाब में ये चला था कि जहाँ पे हिंदुओं की आबादी ज्यादा होगी तो कहीं जाके को ये जो हमारे पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं ये ज्यादा हो जाएंगे तो दिक्कत खड़ी होगी। और उस समय जो है वो महापंजाब की बात करते थे और उस समय जो है ये नहीं कहते थे कि हिमाचल प्रदेश भी राज्य बनना चाहिए। और ये मैं कहूँगा कि ये उस सोच की वजह से है। आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं बुला सकते जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का जो है वो स्वरूप अलग से रखा, हिमाचल प्रदेश की पहचान अलग से रखी। और माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया और इन प्रजातंत्र के दौर में हमने आगे बढ़ना शुरू किया। आज हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो जो मैं ये कहना चाहूँगा 1,83,86,000 से जो ऊपर गई है, ये मैं कहूँगा हमारे किसानों का, हमारे प्रदेश के जो हमारे जो यूनिवर्सिटीज में काम करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, हिमाचल प्रदेश की जो सरकारें हैं जिन्होंने कार्यक्रम चलाया, उन सरकारों की वजह से मैं आज ये कहना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश के किसान ने मेहनत करी, लोगों ने मेहनत करी और उसकी वजह से आज हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो नेशनल लेवल पे जो है वो हम ऐसी जगह पे खड़े हैं जो पहली पंक्ति में हिमाचल प्रदेश आके आज खड़ा हुआ है। ये अध्यक्ष महोदय, कोई साल 2 साल के अंदर ये सारी चीजें नहीं होगी। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि आज अगर हम देखें तो आज कुछ बिंदु हैं जिन बिंदुओं के ऊपर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। प्रदेश के बिंदु है, उनके ऊपर अलग से सोचने की आवश्यकता है। मेरे चुनाव क्षेत्र के बिंदु हैं, वो मैं कहूँगा कि उनको अलग से जो है वो आज सोचने की आवश्यकता है। पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब हम ये कहते हैं कि साल में केंद्र सरकार ने 6,000 जो है वो किसानों के खाते में डालना शुरू किया है, तो अध्यक्ष महोदय हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो किसान आज सड़कों के ऊपर है, जो किसान आज दिल्ली को घेरे हुए हैं, जो किसान जो काले कानून बना दिए गए बिना किसानों को पूछे हुए, आज कारण क्या है कि दिल्ली को पूरे हिंदुस्तान के, पहले कहते थे पंजाब के लोग हैं, लेकिन आज यूपी के लोग भी शामिल हो गए, आज हरियाणा के लोग भी शामिल हो गए, आज मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग भी शामिल हो गए। आज ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि पिछली कल की डेट में आंकड़ा जो था वो 288 का था कि जो किसान अन्न पैदा करता है, आज वो अपने हकों की रक्षा के लिए जो है 288 किसानों ने जो है उन्होंने या तो आत्महत्या कर दी या मैं कहूँगा किसी और कारण से वहाँ पे जो है हो सकता है कोई बुजुर्ग हो, उनकी बीमारी की वजह से हत्या जो है वो मौत हुई हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि आज अलग बात है, योजना विभाग का नाम भी बदल दीजिए आप, लेकिन यहाँ से हमारे को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अगर ये जो माननीय अभिभाषण माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे रखा है, इसमें जो है वो हाइलाइट्स 8 पन्नों में है। ये पन्ने हैं जो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि 61 से लेके और अंत में जो है वो जो पन्ने हैं वो सारे हाइलाइट से भरे हुए हैं। और 60 पन्नों में हमारा ये मुख्यमंत्री जी द्वारा रखा हुआ जो बजट है वो इस माननीय सदन में चर्चा के लिए जो है, मनन करने के लिए, सोचने के लिए ये बजट यहाँ पे प्रस्तुत किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज
मैं माननीय मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहता हूं, मैंने प्रधानमंत्री साहब को एक पत्र लिखा था कि यहाँ पे चिट्टे का बिजनेस चल रहा है, यहाँ पे भांग जो है वो सुल्फा नौजवान साथी ले रहे हैं। मैंने उनसे कहा था कि ये नौजवान पीढ़ी बिगड़ रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के वहां से मुझे भी पत्र आया, और ये हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी ये जो है लिखा गया था कि इसमें क्या किया जा सकता है। मैंने कहा था कि रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले जाने चाहिए। नौजवान जो अगर मान लो इस प्रकार की जो है वो रास्ते में निकल गया है, उसको वापस लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि सरकार ने उसके ऊपर कोई कदम उठाया है। हाँ, कुछ लोगों को पकड़ा जरूर गया है, 4-4 किलो वाले छूट गए, और 4-4 किलो वाले जो थे अध्यक्ष महोदय वो 54 ग्राम का केस बना दिए गए। आज ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से नौजवान साथी जो इन कुरीतियों में फंसे हुए हैं, उनको बाहर लाने के लिए हमारे जो है वो यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनसे मेरा एक निवेदन है कि कृपया करके आप उस ओर जो है वो ध्यान दें, ताकि ये जो नौजवान साथी जो है वो, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के नौजवान जो है ये मुल्क की संपत्ति है, और अगर ये बिगड़ेंगे तो उससे मैं कहना चाहूँगा कि हमारे आने वाला जो पृष्ठभूमि है कि हमारे जो यहाँ के नौजवान हैं वो सेना में जाके देश की रक्षा करते हैं, अगर ये ज़्यादा बढ़ गया तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें दिक्कत आएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं कर्मचारियों के बारे में, एक मित्र ने कहा यहीं पे हमारे साथी, नाम नहीं लूँगा फिर मेरे से भिड़ जाएंगे, मैं नहीं भिड़ना चाहता किसी भी, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप कह रहे हैं कि हम कर्मचारियों को भड़का रहे हैं, अध्यक्ष महोदय 2,25,000 कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में हैं, और 2.25 लाख कर्मचारी है, आई स्टैंड करेक्टेड। और मैं ये कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, जनवरी 2020 और जनवरी 2021 तक कर्मचारियों ने जो है जो महंगाई का भत्ता जो है वो फ्रीज कर रखा है, जिसे को जो है वो शीघ्र जो है वो रिलीज किया जाना चाहिए। दूसरे मैं ये कहना चाहूँगा 2.5 लाख रुपए जमा करने के उपरांत जो है ये टैक्स लगा रही है, जो कि कर्मचारियों के हित में नहीं। हाल ही में पंजाब सरकार ने भी जुलाई 2021 में छठे वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए उसे लागू किया है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों के हित को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में भी इसे शीघ्र जो है वो लागू किया जाना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न है। और साथ में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि जो 14% पैसा जो है वो काटा जाता है, उसमें 14 में से 10% जो है वो कर मुक्त है, और 4% के ऊपर सरकार जो है वो टैक्स लगा रही है। कृपया करके ये जो 14% हमारे जो कर्मचारियों को पैसा मिल रहा है, ये जो है मैं कहना चाहूँगा ये कर मुक्त होना चाहिए, और इसके ऊपर कोई आगे जो है वो टैक्स नहीं लगना चाहिए। दूसरे मैं निवेदन करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, हमारे पुलिस कर्मचारी, आज हम हिमाचल प्रदेश के स्वस्थ भविष्य की कामना करते हैं। आज हम कहते हैं कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन अध्यक्ष महोदय कारण क्या है कि जितने हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स में जो है वो जो लोग ठेके पे रखे हुए हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे जो रखे हुए हैं, उनकी सीमा पहले 3 साल की थी, अब बोल रहे हैं घटा के 2 साल हो जाएगी, रेगुलर हो जाएंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, इस माननीय सदन में बैठे हुए सारे साथियों से मैं पूछना चाहूँगा, ये कहाँ का न्याय है कि जो पुलिस का जो कांस्टेबल है वो भर्ती होगा तो वो 8 साल तक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगा, 8 साल के बाद फिर उसकी सुनाई होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ा अन्याय है। हम पारदर्शिता चाहते हैं, हम ईमानदारी से पुलिस का काम चाहते हैं, लेकिन 8 साल तक अगर मान लो जिस नौजवान ने पुलिस ज्वाइन करी, मैं कहना चाहूँगा कि उसको जो है वो 8 साल तक, क्योंकि डे एंड नाइट इनकी जो है वो सर्विस है, रात को बुलाए जाते हैं, कई बटालियन से बुला लिए जाते हैं, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो तो उसमें इन लोगों को जो है वो खड़ा किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है
कि कृपया करके जो पुलिस के कर्मचारी हैं, जिनको 8 साल के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रखा हुआ है, कृपया करके जो है उनको भी न्याय दे दीजिए। और अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पे हमारे आईपीएच मंत्री साहब नहीं है, मेरा उनसे निवेदन है, क्योंकि आज हम किसानों की दुगनी आमदन करने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये दुगनी आमदन नहीं होगी। ये दुगनी आमदन जो है वो यहाँ पे लॉ बना के दुगनी आमदन नहीं होगी। मेरे हिमाचल प्रदेश में अगर सेब उत्पादक हैं, मेरे अगर लोअर एरिया में मान लो वहाँ पे जो है ना सिट्रस फ्रूट, आम, लीची और दूसरे जो फल हो रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे आईपीएच मंत्री हैं, उनका रोल आज ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जब खेत में पानी नहीं आएगा अध्यक्ष महोदय, हमारी इनकम दुगनी नहीं होगी, कानून बना के दुगनी नहीं होगी। ये मैं कहूँगा कि ये होगा जब हम किसान के खेत में पानी पहुँचाएंगे। जब तक हम किसान के पास पहुँचेंगे तो अध्यक्ष महोदय, तब उसकी जो है वो इनकम दुगनी होगी। मेरा इनसे निवेदन है, कुछ ऐसी स्कीमें हैं जो बड़ी स्कीमें हैं, कुछ ऐसी है जो मझौली स्कीमें हैं, कुछ ऐसी स्कीमें हैं अध्यक्ष महोदय जिनमें आज की तारीख में पानी नहीं है। स्कीमें बनी है, कोई यूएसएड से स्कीम बन गई, मेरे भी जुखाला में दामी घाटी स्कीम जो है वो यूएसएड से बनी, एक जामड़ी की स्कीम बनी, लेकिन अध्यक्ष महोदय 30 साल हो गए उनको जो है वो बनाए हुए। आज की तारीख में जो हमारी जामड़ी की स्कीम है उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। जामड़ी गांव में, दामी घाटी में पानी नहीं आ रहा है। मैंने इस माननीय सदन में प्रश्न रखे तो उत्तर मिला, और डिपार्टमेंट भी कह रहा है कि जी थोड़ी पाइपें टूटी थी, वो ठीक हो गई। अध्यक्ष महोदय, 3 सालों से जो है वो दामी घाटी में कोई पानी नहीं है। मेरे चंगर एरिया स्कीम है अध्यक्ष महोदय, जो 25 क्यूसिक पानी जो है अनंतपुर हाइडल से हिमाचल प्रदेश को मिला, और मैं ये कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, उसमें आज की तारीख में अगर देखा जाए, आज 25% जो है वो ज़मीन ऐसी है जिसको जो है वो कनेक्शन नहीं दिए गए, जिसको जो है वो फील्ड चैनल नहीं बनाए गए। क्यों नहीं बनाए गए, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये सरकार इसकी जो है वो इंक्वायरी करवा लें कि कारण क्या है कि आज अगर हम उनको पानी देने की बात करते हैं तो 20 करोड़ रुपए का जो है एस्टिमेट बना के रखा हुआ है, भेजा है सरकार को। 20 करोड़ रुपए मिलेगा तब हमारी चंगर एरिया की स्कीम में जो है वो हर खेत को पानी मिलेगा, तब हमारे मजारी गांव को पानी मिलेगा, तब हमारे जो है वो बस्सी को पानी आएगा, तब हमारे जो है वो लखनऊ गांव को और तहसील को जो पंचायत है उसको पानी आएगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कृपया करके इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, और आज मैं ये कहूँगा कि आज जो घाटा शो कर रखा है अध्यक्ष महोदय, कहाँ से आएगा? माननीय सदस्य, अब I'll take 5 minutes। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पैसा आएगा कहाँ से, मैं कहना चाहता हूँ। अगर कर्जा लेना है तो कर्जे की बात कर लीजिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से मान लो डबल इंजन सरकार है, अगर वहां से पैसा आना है तो वो भी माननीय सदन को बताना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो घाटे का बजट प्रस्तुत किया जाता है और उसको खाली छोड़ दिया जाता है कि कहाँ से पैसा आएगा, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को पहले ये देखना चाहिए कि जो हमने हाईलाइट्स दे रखी है, उन हाईलाइट्स में से जो पिछले साल दी थी, जो उससे पिछले साल दी थी, सरकार को ये देखना चाहिए कि उन हाईलाइट्स में से कितने काम पूरे हुए, कितने काम रह गए हैं। और आज फिर 6 पेजों में हमने हाईलाइट्स दे दी, तो उसमें मैं कहूँगा आने वाला समय जो है ये मैं कहूँगा कि स्वर्णिम होगा, या आने वाले दिनों में फिर प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा होंगे कि ये सारी चीज़ें जो है वो जो हमारे सामने आई है, ये मैं कहना चाहूँगा ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अगर देखा जाए, पीछे जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय टीम है उसके मार्गदर्शक जो है उनमें से एक हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है माननीय अध्यक्ष महोदय, और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा मकसद उससे कहने का कुछ और नहीं है, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो माननीय शांता कुमार जी ने निजी पथ का अविचल पंथी जो शीर्षक जो किताब लिखी है, जिसको यहाँ पे दिल्ली में जब उसका जो है अनावरण हुआ अध्यक्ष महोदय, उसमें जो है वो मुरली मनोहर जोशी जी, पूर्व मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं, उन्होंने उसका विमोचन किया
और प्रभु चावला जी जो पत्रकार हैं वो विशेष अतिथि के तौर पे वहां पे रहे, उनके सामने विमोचन हुआ। लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं, मेरे मित्र हैं, मेरे बिलासपुर से हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुझे आप ये बता दें कि प्रोग्राम छप गया, क्या कारण है कि वहां पे जगत प्रकाश नड्डा जी जो है इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। ये बहुत सारे प्रश्नों को जो है वो जन्म देता है अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो माननीय शांता कुमार ने अपनी किताब में लिखा है। माननीय सदस्य महोदय, इसका बजट के साथ क्या संबंध है? मैं बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, नहीं, आप थोड़ा रेलिवेंट बात करें। मेरी बात नहीं, रेलिवेंट बात करें अध्यक्ष महोदय। इसका बजट के साथ बड़ा आपको बोलने का पूरा समय दिया जा रहा है। मैं तो किताब को बता रहा हूँ को माननीय शांता कुमार ने किताब लिखी, इसका बजट के साथ क्या संबंध है? उन्होंने किताब लिखी है। ये ठीक नहीं, आप बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं यहाँ के। अध्यक्ष महोदय मैं सुन लीजिए, मैं आपको रोकना नहीं चाहता, टोकना नहीं चाहता, पर आप विषय से हट करके बात कर रहे हैं। नहीं अध्यक्ष महोदय, नहीं, ठीक नहीं। अध्यक्ष महोदय, आप बेईमानी की बात आ रही है, जो भ्रष्टाचार की बात आ रही है, माननीय शांता कुमार ने कहा पद लोलुपता जो है वो इस हिंदुस्तान में है। माननीय शांता कुमार जी ने कहा कि दंगे भड़काना इस हिंदुस्तान में हो रहा है और खरीद फरोख्त करके सरकारें तोड़ना और बनाना, ये मैं कहूंगा ये उनकी किताब का जो है वो अंदर जो है वो, ये मैं कहना चाहूंगा माननीय शांता कुमार जी ने लिखा है। उन्होंने अधूरे सफर की पूरी कहानी भी लिखी है अध्यक्ष महोदय, मैंने पढ़ी है वो, और उसके अंदर जो वेदना है उस वेदना को भी ध्यान में रखना चाहिए। बाइंड अप करें माननीय सदस्य। मैं अध्यक्ष महोदय मैं कर रहा हूं, काफी समय हो गया। महोदय मैं माननीय मुख्यमंत्री से मैंने कहा था, हमारे 2 नए सब डिवीजन माननीय वीरभद्र सिंह जी ने खोले, एक झुंडुता में और एक मेरे स्वार घाट में नैना देवी के नाम से खोला। अध्यक्ष महोदय कारण क्या है, मेरा जो है वो बिलासपुर से जो है वो 90 किलोमीटर अंतिम छोर पड़ता है, वहां पे तो सब जज का कोर्ट जो है उसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन झुंडुता में जो है वो सब जज का कोर्ट खोलने का जो है, मैं ये नहीं कहता कि झुंडुता में क्यों खोला, लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा कि एक ही दिन में जो है वो दोनों सब डिवीजन खोलने का जो है वो निर्णय लिया गया। और कारण क्या है कि आज सब जज का कोर्ट जो है वो झुंडुता में खुल रहा है, लेकिन मेरे चुनाव क्षेत्र में स्वार घाट में नैना देवी स्थान पे जो है वो नहीं खुल पा रहा है। इसलिए मेरा एक निवेदन है कि कृपया करके इन सारी बातों की तरफ को हम ध्यान दें। और एक बात कह के मैं समाप्त करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, वो है कि फॉरेस्ट का बुरा हाल है, जंगल कट रहे हैं अध्यक्ष महोदय। एक हफ्ता पहले अखबारों में छपा, मैंने मंत्री जी से भी कहा कि बिलासपुर में हमारे खैर कट रहे हैं, ऑर्डर तो है कि जी सूखे पेड़ कट रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय अखबार में आया, 2-3 अखबारों में आ गया, और डिपार्टमेंट को भी मालूम है कि सूखे खैरों की जगह पे हरे खैर काटे जा रहे हैं। ये मैं कहना चाहूंगा तो इससे बड़ा जुल्म नहीं है। खड्डों का बुरा हाल है मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खड्डों में मेरी अड़ी खड्ड जो है वो कोई 10-15 फुट नीचे चली गई, क्यार ऊपर रह गए, और रात के अंधेरे में जो है जो हो रहा है, कृपया करके जो है वो उसको आप थोड़ा सा रोकें। और अध्यक्ष महोदय एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की बात में कह के समाप्त कर देता। काफी समय हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय एक पॉइंट बोलने दो, बड़ा जरूरी है, नौजवानों से जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के बारे में आप देखें, मंत्री जी हिमसेल्फ ही वाज वेरी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन। मैं ये कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आज आपने चार्ज दे रखा है डायरेक्टर का, IAS ऑफिसर बैठे हुए हैं, पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट खाली पड़ी है, उनको डायरेक्टर का चार्ज दे रखा है। नीचे अगर देखें तो वहां पे कोई भी हिसाब किताब नहीं है, नो R&P रूल। डिपार्टमेंट में 41 जो है वो कोचिज है, पर जूनियर कोचिज है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपने ये पोस्टें भरनी हो सीनियर कोच बनाने के लिए, 1 टाइम रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी, वहां पे रूल्स में परिवर्तन करना पड़ेगा। ये मैं कहूंगा नीचे कोई भी सारा जो है सारा खाली पड़ा हुआ है। मेरा निवेदन ये है कि वहां पे जो कोचिज की पोस्टें खाली पड़ी है उनको भरा जाए, और वो ठीक ढंग से भरी जानी चाहिए अध्यक्ष महोदय। ये ना हो कि कोचिज की पोस्टें आई, अगर मान लो IAS ऑफिसर किसी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है और उसका काम बिल्कुल नहीं है, 3-3 कोच जो है वो लगा दिए, 4 हफ्ते का जो रिफ्रेशर कोर्स है उस वाले जो लोग हैं वो डिपार्टमेंट जो है, मैं ये नहीं कहूंगा, आप कहेंगे ये तो आपके टाइम में लगे, जिसके मर्जी टाइम में लगे हों, लेकिन अगर गलत हुआ है अध्यक्ष महोदय, वो गलत है।
जो हमारी NIS की जो ट्रेनिंग है, जिन्होंने वो ट्रेनिंग नहीं करी है, आपने 4-4 हफ्ते का रिफ्रेशर कोर्स के जो है वो आपने यहाँ पे लगा दिए हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आज की तारीख में माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम ये देखें कि हमारा जो नौजवान साथी हैं वो अपने रास्ते से ना भटके। आज आपके जो DYSO हैं अध्यक्ष महोदय, DYSO जो है वो 2 हैं रेगुलर, बाकी जो है वो जो हमारे जो जूनियर कोचेज हैं वो सीनियर कोचेज, और मैं कहना चाहूंगा जो जी क्लास 1 पोस्ट हैं आप उसके ऊपर जो है वो तैनात कर रखे आप बाइंड हैं। अप करें, हो अगर गया। ये हाल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की है तो नौजवानों से कितना न्याय मिलेगा, नौजवानों को कितना सहारा मिलेगा और उनको आगे लड़ने की कितनी शक्ति जी। मिलेगी, ये हम लोगों को देखना चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ करने को बाकी है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। सरकार आगे बढ़ रही है, मैं कहना चाहता हूं हर सरकार आगे बढ़ी है, हर सरकार ने कार्यक्रम चलाए हैं, लेकिन उसमें पैमाना होना चाहिए कि कितने हम आगे बढ़े हैं, कितना हमने काम किया है। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूंगा कि जो बजट है इसमें बहुत कुछ करने को है, इसलिए मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। आपका धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अब चर्चा में भाग लेंगे जी माननीय UD मिनिस्टर।